हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा जो सीरीज़ अभी चल रहा है ये टोटल रिवीजन का सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आंसर में अगर दिक्कत हो रही है तो हमारे पूरे वीडियोस आप देखोगे प्लेलिस्ट में, हमारे कमर्शियल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है हर एक टॉपिक का। यहाँ पे केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स के बारे में। तो डिस्कशन के लिए, डिस्कशन में अगर आप पार्ट लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, और प्लस अगर आपको क्या एग्ज़ाम में लिखना है इसमें दिक्कत है तो उस कंडीशन पे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारा देख सकते हैं कि क्या आपको एग्ज़ाम में लिखना है। कंटेंट्स इसी प्लेलिस्ट में लगा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रिवीजन का जो सेक्शन है वो चल रहा है। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप देखोगे मेरिट्स पूछे ना पूछे डीमेरिट जरूर पूछता है। लास्ट के अगर पेपर्स में आप चेक करेंगे तो डीमेरिट्स हर बार आपको देखने को मिलेगा। तो डीमेरिट्स क्यों उसको बार बार पूछा जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि डीमेरिट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमको एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ अच्छा लगता है, बुरा तो कुछ लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे क्या इसमें बुराइयां हैं, क्या दिक्कत होती हैं एडवर्टीजमेंट को लेके। तो इसमें जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी एक सिंपल सा वर्ड लिख देगा, मतलब एक सिंपल सेंटेंस लिख देगा और आपको बोलेगा क्रिटिसाइज करने के लिए। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे बोले कि आप क्रिटिसाइज करिए, तो क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, डिमेरिट्स लिखना है आपको। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसमें मतलब कोई एक सेंटेंस लिख देंगे और उसको बोला जाएगा क्रिटिसाइज करिए। ठीक है, तो उसमें एडवर्टीजमेंट की बुराई मतलब एक लाइन में लिखी रहेगी और आपको कहा जाएगा क्रिटिसाइज करने के लिए। तो जब आप क्रिटिसाइज करोगे तो मतलब आपको डीमेरिट्स लिखना है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट का डीमेरिट्स क्या है। तो सबसे पहला डीमेरिट्स एडवर्टीजमेंट का क्या है कि हायर प्राइस। तो ये कैसे होता है? हायर प्राइस देखिए तब हो जाता है कि जब आप बहुत सारा एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से और आपका गुड्स बिक नहीं रहा है। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं और गुड्स बिक नहीं रहा है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है वो जब आप गुड्स में ऐड करते जाते हो तो वो आपको महंगा पड़ने लगता है। अगर गुड्स बिक रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो कॉस्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, आपने 1 लाख रुपीज़ का एडवर्टीजमेंट किया। ठीक है, तो 1 लाख रुपये आपने एडवर्टीजमेंट खर्च किया, तो मान लीजिए आपने 1 लाख पीस गुड्स बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एडवर्टीजमेंट के पीछे 1 रुपये खर्च हुआ, एक गुड्स के पीछे 1 रुपये खर्च हुआ। लेकिन अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया 1 लाख रुपीज़ का और आपका केवल जो गुड्स बिका वो 10 पीस ही बिका, तो मतलब आप समझ रहे हो आपकी जो गुड की कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी। 10,000 रुपये बढ़ेगा एक गुड्स को लेके। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि आपको, अगर आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो पहला जो इफ़ेक्ट करता है वो आपके कॉस्ट को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अब कोका कोला है, कोका कोला सभी जानते हैं। ठीक है, तो उसके संग क्या है कि उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो कंपनी को पड़ती है 2 से 3 रुपये। ठीक है, तो 2 रुपये तक की कॉस्टिंग आती है, लेकिन वो बिकता है 15 रुपीज़ का। तो उसमें जो बीच का जो मार्जिन है, बहुत सारा पैसा वो रह जाता है एडवर्टीजमेंट में। क्योंकि आप देखते हो कि जितना भी आईपीएल होता है या फिर क्रिकेट मैचेस होते हैं या फिर आप जो जहाँ कहीं भी देखोगे कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा है, तो उसमें ये सब कंपनियां बहुत पैसे लगाती हैं। ठीक है, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, और जितने भी बड़े स्टार्स होते हैं उनको ये लोग हायर करते हैं। तो इनको हायर करने के लिए इनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। तो वो सारा पैसा जो होता है उसके वजह से प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने का एक एडवर्टीजमेंट भी मेन कारण हो जाता है, क्योंकि हम जो सेलिब्रिटीज़ को पैसा देते हैं, प्लस जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पैसा देते हैं, प्लस जो हम टीवी को पैसा देते हैं अपना ब्रॉडकास्ट कराने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके प्राइस को बढ़ा देती हैं। इसीलिए आप देखते हो जो लोकल सामान है उसका प्राइस कम होता है और जो ब्रांडेड सामान होता है थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो थोड़ा सा महंगा होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस, एक एडवर्टीजमेंट भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से सामान महंगा होता है। और जो लोकल सामान है उसका तो कोई एडवर्टीजमेंट हो नहीं रहा है, तो वो ऑटोमेटिक सस्ता ही आपको मार्केट में मिलता है। तो इस पॉइंट से ये समझ में आया
कि अगर एडवर्टीजमेंट आप करते हो तो कोई भी प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसका दाम बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टफुल कंजप्शन। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वेस्टफुल कंजप्शन। तो वेस्टफुल कंजप्शन में होता क्या, देखिए अब एडवर्टीजमेंट से हमारे यहाँ कंजप्शन जो होता है वो वेस्टफुल हो जाता है। वो कैसे होता है उसको ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट जब दिखाता है तो एडवर्टीजमेंट को इस तरीके से बनाया जाता है कि लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, जो एडवर्टीजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, उस एडवर्टीजमेंट को ऐसा मतलब दिखाएंगे आपको कि आपको लगेगा कि ये चीज़ हमको ख़रीदना चाहिए, ठीक है ना। अपने मन से, अपने अंदर से आपको फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि जो बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। तो वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये हमको ख़रीदना चाहिए। जैसे अब कोई मोटा आदमी है, अब उसका एडवर्टीजमेंट के लिए दिखाएगा कि वो कोई दवाई खाया वो पतला हो गया, और जो पतला आदमी है उसको मोटा करके दिखा दिए। तो ये सब इतना जल्दी जल्दी दिखा देते हैं कि लोगों को बस बिलीव होने लगता है कि हाँ ये दवाई ऐसी काम करती होगी, ठीक है। तो इससे होता क्या है, अब जिसको ज़रूरत नहीं भी है, जिसको जो फिट है, सब कुछ सही है, तो वो भी अब क्या करेगा, पैसा खर्च करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स का। मोबाइल फ़ोन देखिए, 6 महीना बीतता नहीं है एक नई टेक्नोलॉजी लेके चले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मोबाइल फ़ोन 6 महीने बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन वो आपको इतना फील करा देंगे कि 4 GB रैम, 8 GB रैम, 8 GB रैम, 8 GB रैम, कि आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि बस ये जो हमारे मोबाइल में 4 GB रैम वाला मोबाइल हमने लिया है, ये पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। वो स्लो नहीं चल रहा है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है, बस आपने उसमें इतना भर के रखा हुआ है, उसमें जितना ज़्यादा इमेज और वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो स्लो चल रहा है। लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं जाएगा, आपके दिमाग में टीवी का ऐड जाएगा कि अब 8 GB रैम वाला एक नया फ़ोन आ गया है, बस हमको वही ख़रीदना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब वेस्टफुल कंजप्शन को बढ़ावा देती हैं। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट में कुछ बुराइयां भी हैं जो कि वेस्टफुल कंजप्शन, जिसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम उसमें जाके पैसा खर्च कर देते हैं केवल स्टाइल मारने के लिए। क्योंकि स्टाइल मारना कौन सिखाता है हमको, एडवर्टीजमेंट सिखाता है। टीवी में देखेंगे, एडवर्टीजमेंट में कुछ ना कुछ दिखाएगा, तो हमको लगेगा कि भाई हमको भी करना चाहिए, और हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट हमको इतना अट्रैक्ट कर देता है कि हम जा जाके वो चीज़ खरीदने लगते हैं। तो इसी को हम लोग वेस्टफुल कंजप्शन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड है मिसलीड्स द कंज्यूमर। तो मिसलीड द कंज्यूमर में क्या होता है, अब कुछ एडवर्टीजमेंट देखिए, ज़्यादातर तो अब तो एडवर्टीजमेंट बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी निगाह होती है, ठीक है, और टेलीकॉम अथॉरिटी की भी निगाह होती है कि आप गलत चीज़ मिस मत करिए। लेकिन पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिसलीड करते थे। जैसे अभी लेटेस्ट बंद किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर एंड लवली, ठीक है। तो ये सब मिसलीड करता था कस्टमर को कि आप लगाइए और गोरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता था नहीं, बस खाली सारे जो नए नए कंज्यूमर हुआ करते थे बेवकूफ़ बना करते थे उससे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से फेयर एंड लवली का मार्केट कैप बहुत बढ़ गया। उसने केवल सालों साल में इंडियंस को गोरा करने के लिए बहुत पैसा कमा लिया, और कोई इंडियन गोरा भी नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि मिसलीड द कंज्यूमर। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो भी कंज्यूमर को मिसलीड करते हैं, या आप ये खाओगे तो ये हो जाएगा, एक खाओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो कंज्यूमर, देखिए सारे कंज्यूमर पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं कि वो चीज़ों को समझें, ठीक है। बहुत लोगों की समझदारी जिसकी कम होती है वो जाके खरीद लेता है, अब वो बेचारे का पैसा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जो एडवर्टीजमेंट होता है वो हमारे कंज्यूमर को मिसलीड करता है, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जाता है। हम जो चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है वो भी हम खरीदने लगते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे मिसलीड द कंज्यूमर आएगा। इसमें आप फेयर एंड लवली का ऐड लिख सकते हैं, ठीक है, कि फेयरनेस स्कीम का जो एड्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे पतले होने का, मोटे होने का, ये सब जितना भी आप देखते हो टीवी पे ऐड, ये सारा कुछ ये आपका मिसलीड द कंज्यूमर ही है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर को मिसलीड किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, क्रिएट्स मोनोपोली।
तो क्रिएट्स मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, अब जो बड़ी कंपनी होती हैं वो इनके पास इतना फंड होता है, इतना पैसा होता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए कि वो अपने मार्केट में मोनोपोली बना लेते हैं। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, एकाधिकार, मतलब उन्हीं का अधिकार मार्केट में हो जाता है, उनके अलावा लोग कोई सामान खरीदते ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई नया शू की कोई कंपनी आई, ठीक है, अब जैसे एडिडास है, तो एडिडास इतना टीवी पे एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इतना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, दिन भर अपना एडवर्टीजमेंट लगा के रखा है। तो अब होगा क्या, अब मान लीजिए कोई कंपनी दिल्ली की है, अब दिल्ली की कंपनी ने कोई नया मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया कोई नए ब्रांड से, तो अब वो अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं ले रहा, प्राइस भी कम है, लेकिन अब एडिडास का इतना टीवी पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि बच्चों के दिमाग में वो बैठा हुआ है कि साहब जूता खरीदेंगे तो एडिडास का ही खरीदेंगे, और कोई जूता वो देखना भी नहीं चाहते। लेकिन जो दिल्ली वाली कंपनी थी वो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इससे होता क्या है कि जो इमर्जिंग कंपनियां हैं, जो इमर्जिंग कंपनीज हैं जो कि फ्यूचर में आगे बढ़ सकती हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक बड़े प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा चलता रहता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके वजह से इंडिया धीरे धीरे, इंडिया के प्रोडक्ट जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो मल्टीनेशनल ब्रांड हैं वो एडवर्टीजमेंट भी खूब करे जा रहे हैं, खूब करे जा रहे हैं। तो अब दुकानदार भी सोचता है कि हम वही सामान रखें जिससे हमको जिसमें हमको समझाना ना पड़े, तुरंत कंज्यूमर आए तुरंत उसको बेच दें। तो अब कंज्यूमर के दिमाग में क्या है, जो वो एडवर्टीजमेंट में देख रहा है वही वो खरीदेगा। ठीक है, तो इसके वजह से जो बड़ी कंपनी होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, उनका एक मोनोपोली हो जाता है मार्केट में कि अब लोग वही खरीदते हैं। उसके वजह से हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पाती, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाती, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टीवी पे ऐड कर सके। हाँ, वो अपने अच्छे क्वालिटी के गुड्स को दे रहे हैं मार्केट में, लेकिन उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो टीवी पे उसको ऐड कर सकें। ठीक है, तो इसके वजह से होता क्या है कि एक मोनोपोली बन जाती है एडवर्टाइजिंग बड़ी कंपनीज की। क्लियर हुआ कि जो एडवर्टाइजिंग है इसका ये भी डीमेरिट्स है कि वो एक मोनोपोली क्रिएट कर देता है मार्केट में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 5th पॉइंट, वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, देखिए हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो स्कार्स होते हैं। ठीक है, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि सारी कंट्री हर एक रिसोर्स में मतलब वो नहीं है कि यहाँ पे कि सब सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो अब हमारी कंपनी क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में स्कार्स रिसोर्स जो हैं, ठीक है ना, उसको भी वेस्ट करने लगती है। कैसे, चलिए आपको छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में पेट्रोल की बड़ी प्रॉब्लम है। पेट्रोल, हमारे पास रिफाइनरी बहुत कम है, हम लोग ज़्यादातर पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, तो अब क्या है, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ये इंडियन के सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पता है। ठीक है, लेकिन ये जो बुलेट है, ठीक है ना, जो रॉयल इनफील्ड ब्रांड है, ये सब ब्रांड अपने गाड़ियों को इतना प्रमोट करते हैं, इतना उसका मतलब फ़ैन फॉलोइंग की इतनी तगड़ी है कि लोग लगते हैं बुलेट खरीदने। उनको लगता है बस बुलेट खरीदते ही हम क्या बोलते हैं, अब राजा ही बन जाएंगे। इस तरीके की उनकी मतलब एक छवि बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब बुलेट खरीदने का तो चलो ठीक है, आपने 2 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए लगा के बुलेट खरीद लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ये लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बुलेट में पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसका एवरेज आएगा आपका सिटी में 25 से 30 का एवरेज देगा, कुछ कुछ बुलेट 20 का ही एवरेज देती हैं। तो अब जो पैसे वाले हैं वो तो दलवार है, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी बुलेट खरीदेगा ही नहीं, जो अमीर है वही खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्स है वो नेशन का जा रहा है ना, आप पैसा दे के खरीद रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन नेशन का जो रिसोर्स है वो जा रहा है कहीं ना कहीं। अब इंडियन गवर्नमेंट को तो पेट्रोल बाहर से खरीद के आपको बेचना पड़ रहा है। गवर्नमेंट आपसे पेट्रोल में कमा रही है, ये हम मान रहे हैं कि गवर्नमेंट आपसे पेट्रोल में पैसा कमा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज़ में हम कमज़ोर हैं, हम यहाँ पे कंट्री एज ए होल सोच रहे हैं, ठीक है ना, जिस चीज़ में हम कमज़ोर हैं वो चीज़ हमको बाहर से ख़रीदनी पड़ रही है।
ठीक है, यही अगर आप कोई ऐसी गाड़ी खरीदते जिसका माइलेज अच्छा है तो कम पेट्रोल लगता। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे गलती किसकी है, यहाँ पे उस प्रोडक्ट की गलती है जो कम माइलेज दे रहा है, और वो आपके दिमाग में बैठा दिया गया एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि बस खरीदना है तो यही खरीदना है। ठीक है, तो ये है वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्स। तो हमारे नेशनल रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर हम लोग पेट्रोल मंगाते और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते तो वो हो सकता है बुलेट जैसी गाड़ियाँ नहीं होती तो कितना पेट्रोल बचता, तो इतना जो प्राइस हाइक हो रहा है वो ना होता, क्योंकि इतना डिमांड ही ना होता, केवल हम अपने फैक्ट्री के लिए ही फ्यूल यूज़ करते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट कर जाती हैं। तो ये आपका हो गया वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पे 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया। देखिए, आपको लिखना है केवल जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है आंसर वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाए आंसर, इसलिए कर रहा है। ठीक है, तो हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग बताया था। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग और मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों के आंसर आप सेम ही लिख सकते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका इम्पोर्टेंस है वही आपका मेरिट्स है। ठीक है, तो अब जो हम लोग का हेडिंग है नेक्स्ट वो है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो इसका डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी को लेके। ठीक है, ताकि आपको बुक का अगर याद नहीं भी है तो आप अपने से इसको लिख सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का पहले मतलब समझ लीजिए। एडवर्टाइजिंग, एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि आपने टीवी पे ऐड देखा। ठीक है, आपने टीवी पे ऐड देखा एक शूज़ का। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो पूमा के शूज़ होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, तो आप गए और पूमा के शूज़ खरीद लिया। तो पूमा के शूज़ आपने खरीदा, तो ये जो आपने खरीदा ये हम बोलेंगे एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि पूमा का एडवर्टीजमेंट आपने टीवी पे देखा और उसको देख के आपने खरीदा, तो ये एडवर्टाइजिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपने उसको हफ्ते भर पहना, महीने भर पहना, आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा कंफर्ट फील हुआ, आपने जाके अपने फ्रेंड को बताया कि भाई बड़ा अच्छा शूज़ है पूमा का जो हमने खरीदा है, तुम भी एक खरीद लो। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया पब्लिसिटी का, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है कि आप जाके पूमा का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने से मन हुआ कि भाई इतना अच्छा क्वालिटी है कि मेरे दोस्त को भी इसको फील करना चाहिए। ठीक है, तो आपने अपने फ्रेंड को बताया, अपने रिलेटिव को बताया, और आपके कहने पे वही सेम पीस उन्होंने भी मंगा लिया। ठीक है, मतलब वो एडवर्टीजमेंट देख के कन्विंस नहीं हुए, वो आपके कहने पे कन्विंस हो गए। तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज पब्लिसिटी। ठीक है, जहाँ पे आप अपने मन से किसी का एडवर्टीजमेंट करते हैं, आपको कोई कहता नहीं है। तो इसीलिए जो पब्लिसिटी होती है वो 2 टाइप की हो सकती है। पब्लिसिटी एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। कैसे? आपने अपने दोस्त से बोला कि भाई पूमा का शूज़ बहुत अच्छा है, इसको खरीद लो, तो उसने खरीद लिया। लेकिन पिछले साल आपने एडिडास का शूज़ खरीदा था, अपने दोस्त को कहा यार ये शूज़ अच्छा नहीं है, ये 6 महीने बाद ख़राब हो जाता है, वो कंफर्ट लेवल नहीं रहता इसमें। तो ये जो आपने उसको अपने फ्रेंड को बोला, उसको बोलेंगे नेगेटिव पब्लिसिटी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पब्लिसिटी 2 तरीके की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो आपके गुड्स पे, आपके कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंज्यूमर अगर नेगेटिव माइंडेड है, उसको कितना भी अच्छा दे दोगे वो नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके गुड्स की क्वालिटी अच्छी है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि 98% कंज्यूमर आपकी पॉजिटिव पब्लिसिटी करेंगे। लेकिन आप नेगेटिव से भी बच नहीं सकते, क्योंकि समाज में हर एक प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग जो होता है वो पेड फॉर्म होता है, पब्लिसिटी अनपेड होता है, अपने मन से इच्छा होता है ये करने का। ठीक है, आप यहाँ पे वेलफेयर करते हो, लोगों को बताते हो कि भाई ये मत लेना, ये अच्छा नहीं है, इनके दुकान पे मत जाना, इनका सामान अच्छा नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव पब्लिसिटी है। और आपने कहा अरे भाई उसकी शॉप बहुत अच्छी है, वहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव पब्लिसिटी। ठीक है, पब्लिसिटी बहुत इफेक्टिव होता है। अगर एडवर्टीजमेंट से पब्लिसिटी का कंपेयर किया जाए तो पब्लिसिटी जो काम करती है वो एडवर्टीजमेंट काम नहीं करती। आपने कितना भी आप एडवर्टीजमेंट कर दीजिए वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पब्लिसिटी में आपके दोस्त ने बोल दिया कि भाई वहाँ पे चाय अच्छी मिलती है,
तो अब वो आपका, अब आप जाके वहीं चाय पियोगे, ठीक है ना। अब आप और कहीं चाय नहीं पियोगे, क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड ने बताया। तो पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पब्लिसिटी तभी होती है जब आपके गुड्स में सही में क्वालिटी होती है। एडवर्टीजमेंट में झूठ सच दिखा के आप सामान तो एक बार बेच लेते हो, लेकिन पब्लिसिटी आपकी तभी होती है जब आप सही में कोई क्वालिटी प्रोवाइड करते हो। अगर आप सही में क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कभी भी कंज्यूमर की कमी पड़ेगी नहीं, क्योंकि पब्लिसिटी के थ्रू ही आपके यहाँ दिन भर कंज्यूमर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पब्लिसिटी क्या होता है। अब हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में मीनिंग नहीं है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस समझेंगे इसका। तो पहला डिफरेंस है स्पॉन्सर को लेके। तो स्पॉन्सर को जब लेके है तो अब हम लोग दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग में होता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, और यहाँ होता है आइडेंटिफाइड और मे बी नॉट आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मतलब हमको पता होता है कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको पता होता है कौन कर रहा है, लेकिन पब्लिसिटी में कुछ कंफर्म नहीं होता। आइडेंटिफाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपने इसको यूज़ किया और आपने अपने रिलेटिव को बताया, उसने उसके रिलेटिव को बताया, उसने उसके रिलेटिव को बताया, तब जाके एक बंदे ने प्रोडक्ट खरीदा। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि किसने स्टार्ट किया, ठीक है ना, पब्लिसिटी में। लेकिन जब आप बात करते हो एडवर्टाइजिंग की, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ से कौन आया है इसमें, ठीक है। तो स्पॉन्सर को हम जानते हैं, तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है यहाँ पे। हम उसको जानते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया है, पतंजलि ने किया है, डेल इंडिया लिमिटेड ने किया है, एप्पल इंडिया ने किया है। ये सब हमें कंपनी का नाम पता है कि हाँ, ये एडवर्टीजमेंट जो चल रहा है ये फला कंपनी करवा रही है, इन्होंने पैसा खर्च किया है। लेकिन यहाँ पे नहीं पता होता किसने यहाँ पे शुरू किया, पता नहीं किसके रिश्तेदार ने इसको यूज़ किया, पता नहीं किसको बताया, और पता नहीं कौन खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो हमारे स्पॉन्सर है वो आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग पेमेंट को लेके। तो पेमेंट में क्या है, अब पेमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में जो होता है वो पेमेंट हम करते हैं, ठीक है। तो ये पेड फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेड फॉर्म। मतलब एडवर्टीजमेंट में पेमेंट नहीं करेंगे तो एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। लेकिन पब्लिसिटी जो होता है वो पेड फॉर्म नहीं होता है। तो आपके बुक में क्या लिखा है, इट इज नॉट डायरेक्टली पेड फॉर बाय द स्पॉन्सर। तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली पेड नहीं होता है। हाँ, कोई इनडायरेक्टली पे कर दे तो अलग बात है। अब मेरा दोस्त है, उसकी कोई कंपनी है, अब उसका सामान नहीं बिक रहा है, तो हमने 2-4 लोग को बोल दिया भाई 100-100 रुपये ले लो, थोड़ा सा एडवर्ट, थोड़ा पब्लिसिटी कर दो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हम कुछ कर दिए तो अलग बात है, तो वो अलग चीज़ होगी पब्लिसिटी की। लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट ही पेड फॉर्म है, पब्लिसिटी पेड फॉर्म नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है कि हमने लोगों को पैसा दे के उसका पब्लिसिटी करा दिया, एक्सेप्शन है। मतलब 1% क्या 0.5% लोग खाली करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको पेड फॉर्म में नहीं लेते हैं। एडवर्टीजमेंट जो होता है उसी को पेड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेचर। अब नेचर में देखिए क्या है, इसका जो नेचर है ये आता है हमारा ऑलवेज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब क्या हो गया, प्रोफेशनल। मतलब यहाँ पे हम लोग कोई पर्सनल बातें नहीं करते हैं, यहाँ पे हम प्रोफेशनल होते हैं अपने एडवर्टीजमेंट को लेके। या हमको किसी एक आदमी के लिए हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, हम किसी एक आदमी के लिए या फिर किसी एक ग्रुप के लिए करते हैं। तो हमारे मान लें अपने फ्रेंड को समझा रहे हैं, तो ये पर्सनल हो गया, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट टीवी पे चल रहा है तो पूरे जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए है ना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए। आप लोग देखिए, पसंद करिए, खरीदिए सामान, नहीं समझ में आ रहा मत खरीदिए, ठीक है। तो ये इम्पर्सनल होता है, एडवर्टीजमेंट जो होता है वो इम्पर्सनल होता है, मतलब प्रोफेशनल होता है। इसको आप कोई भी खरीद सकता है। लेकिन जो पब्लिसिटी होता है ये आपका इम्पर्सनल और पर्सनल दोनों हो सकता है। कैसे पर्सनल इम्पर्सनल दोनों हो सकता है, पर्सनल तो ये होगा कि आपने अपने दोस्त को बता दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको खरीदिए। और इम्पर्सनल क्या हुआ, जिसको आप नहीं जानते तो उसको ही आपने बता दिया कि भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब आप मार्केट में खड़े हो, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आप बता रहे हो अपने दोस्त को, 2-4 लोग बगल वाले भी सुन रहे हैं, अरे ये क्या बोल रहे हैं भाई। तो उनके भी दिमाग में बैठ रहा है, अच्छा ये बंदा बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, चलो हम भी कभी अगर ट्राई करना होगा तो करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, ये पर्सनल इम्पर्सनल पब्लिसिटी दोनों हो जाता है। पब्लिसिटी में हमारे दोनों केस आते हैं, पर्सनल भी आते हैं और इम्पर्सनल भी आते हैं। उसके बाद आते हैं वर्सेटिलिटी को लेके। वर्सेटिलिटी क्या होता है कि
इनका जो प्रभाव जो पड़ता है उसका क्या है, तो ये आपका लेस होता है और ये जो आता है आपका हाई होता है। मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है आपको कम दिख सकता है। एडवर्टीजमेंट दिन भर टीवी पे चल रहा है, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट आता है तो चैनल ही स्विच कर देते हैं, दूसरा प्रोग्राम देखने लगते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो अब ऐसे लोगों के ऊपर क्या है, एडवर्टीजमेंट का प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है। उनको मन होगा खरीदेंगे, नहीं मन होगा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता है, लेकिन अगर इससे कंपेयर करें पब्लिसिटी से। लेकिन आपके फ्रेंड ने बता दिया कि हमने खरीदा है और ये बेस्ट है, तब तो आप किसी भी तरीके से कोशिश करके खरीद लोगे। ठीक है ना। तो पब्लिसिटी को ज़्यादा वर्सटाइल माना गया है इन कंपेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो पब्लिसिटी जिसकी हो गई ना, फिर उसको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका दुकान अपने आप चल पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब भी आपके कोई शॉप पे कंज्यूमर आए तो कंज्यूमर को इतना खुश कर दीजिए कि वो पब्लिसिटी करने लगे। अगर वो पब्लिसिटी करने लगेगा तो आपको कभी एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दुकान पर दिन भर भीड़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे जो होता है कंट्रोल को बात करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट में जो हमारा कंट्रोल होता है वो पूरा पक्का कंट्रोल होता है। ठीक है, मतलब हम उसको चाहे तो कम भी कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हमको लगा कि यार प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो हम अभी क्या बोलते हैं उस पर सोनी पे एडवर्टीजमेंट दे रहे थे, अब हमने क्या बोलते हैं जी पे भी एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया। तो अलग अलग चैनल्स पे हमने एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया। अभी भी सामान नहीं बिक रहा है तो हमने यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है, कंट्रोल, कि आपका एडवर्टीजमेंट पे कंट्रोल होता है। अब सामान बिकना शुरू हो गया तो आपने एडवर्टीजमेंट कम कर दिया। तो कम ज़्यादा अपने ज़रूरत के हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट के संग कर सकते हैं। लेकिन पब्लिसिटी में क्या है कि यहाँ पे आप कुछ भी कंट्रोल नहीं होता आपके में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी पॉजिटिव पब्लिसिटी होने लगी तब तो खूब माल बिकेगा, लेकिन अगर नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो गई तो आप परेशान हो जाओगे लोगों को समझा समझा के कि साहब हमारा सामान बहुत अच्छा है, हमसे खरीद लीजिए, लेकिन कोई भी बंदा आपका सामान नहीं खरीदेगा। तो क्योंकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, जो हमारा होता है नेगेटिव पब्लिसिटी। तो बात करेंगे क्या होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता क्या है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हम क्या करते हैं, बैनर पोस्टर लगवा के मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि बस इतना एडवर्टीजमेंट होता है, लेकिन बैनर पोस्टर लगवाना ही एडवर्टीजमेंट में केवल नहीं आता। देखिए होता क्या है, अब जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, हम मान लेते हैं कोई किड्स का सामान। ठीक है, अब मतलब कोई आपने स्टार्ट किया गेम वेम का, कोई आपने गेम स्टोर खोल लिया जहाँ पे आप गेम खिलवाते हो। ठीक है, अब उस कंडीशन पे आपने गेम स्टोर खोल दिया, अब मार्केट में आपने बैनर पोस्टर लगवा दिया, तो देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वही आपके पास आएंगे, वही आपके कस्टमर है। तो अब स्टूडेंट जो है ज़रूरी नहीं वो बैनर, हर एक बैनर पोस्टर पर ध्यान दे। स्टूडेंट अपने में मस्त रहता है, वो मोबाइल चला रहा है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, अपना घूम टहल रहा है। ठीक है, तो आपका जो बैनर पोस्टर होल्डिंग जो लगवाए सब बेकार हो गया। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप ऐसा करिए, एक पैम्पलेट बनवाइए आप, और जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं उनको दीजिए। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कंपटीशन कराइए जिसके वजह से आपके बच्चों को पता चले कि हम हमारे क्या बोलते हैं एरिया में ये एक क्या बोलते हैं प्ले स्टोर खुला हुआ है, यहाँ पे आके हम लोग गेम वेम खेल सकते हैं, वीडियो गेम का सारा यहाँ पे व्यवस्था है। ठीक है, प्ले स्टेशन जो बोलते हैं हम लोग आजकल, तो प्ले स्टेशन हमने यहाँ पे लगवाया हुआ है और इसका सारी व्यवस्था है। तो अगर आपने बच्चों में कंपटीशन करा दिया, कंपटीशन का मतलब आपने किसी स्कूल में आर्ट कंपटीशन करा लिया, आपने किसी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन करा दिया, आपने किसी स्कूल में जीके कंपटीशन करा दिया, और उसके बदले में आपने सर्टिफिकेट दे दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन का, आपका ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, आपने रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट दे दिया, तो बच्चों के दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीज़ बैठ जाएगा कि हाँ एक कंपनी हमारे एरिया में खुली हुई है जहाँ पे ये गेम का बड़ा अच्छा व्यवस्था है। तो देखिए ये आपको आइडिया कौन देगा, और ये सब सिचुएशन जो सारा बना के देने का काम होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। आप ऐसे जाओगे तो आप उस प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर पाओगे स्कूल के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से कि हमको यहाँ पे क्या बोलते हैं गेम कराना है या फिर ये, वो भगा देंगे आपको। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है
उसका एक कंज्यूमर बेस होता है, उनको एक पिच करने का तरीका होता है, उनको पता है कैसे बात करनी है, तो वो अपना अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो इसीलिए जो बड़ी कंपनी होती हैं वो खुद से एडवर्टीजमेंट नहीं करती, वो क्या करती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करती है, ताकि उनका थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। भाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके लिए काम कर रही है तो वो आपसे कमीशन तो चार्ज करेगी, फीस तो चार्ज करेगी, लेकिन आपका एडवर्टीजमेंट बड़ा सॉलिड होता है, ठीक है ना। जो एडवर्टीजमेंट वो बना के देंगे, वो जो बैनर बना के देंगे, वो बैनर बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। वो जो लीफलेट बना के देंगे, जो आपको पैम्पलेट बना के देंगे, वो बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये सब चीज़ें वो बहुत ध्यान देते हैं, और वो भी ये भी बताते हैं कौन सा एडवर्टीजमेंट करना ज़रूरी है। आपने पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, बच्चे पेपर पढ़ते ही नहीं है, तो कहाँ से आपका वो एडवर्टीजमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान नहीं दे पाओगे, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो पूरा ध्यान देती है कि हमारे क्लाइंट्स का जो पैसा है एडवर्टीजमेंट का, वो एक भी पैसा बर्बाद ना हो, ठीक है, वो सही जगह पे लगे अगर वो एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं। तो यही काम होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। आपका जो एडवर्टीजमेंट है, सही एडवर्टीजमेंट सही तरीके से करने का जो काम होता है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है, इसके बदले में वो आपसे फीस चार्ज करती है। तो ये होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो आपके सिलेबस में है फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो है ये आपके बुक में लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है, तो लाइन से ही पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का फंक्शन क्या क्या है, लाइन से पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो सबसे पहला काम करती है, वो आपके लिए प्लानिंग का काम करती है। प्लानिंग का काम करती है मतलब कि आपको एडवर्टीजमेंट कैसे करना है। तो जितना प्लानिंग का काम हुआ वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी करती है। प्लानिंग का काम में देखिए क्या हो सकता है कि कौन सा एडवर्टीजमेंट कब करना है, कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, हमको पैम्पलेट बांटना है कि हमको अखबार में लिखना है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये हो गया आपका प्लानिंग में। तो प्लानिंग में डिसाइड करती है कि कब ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन को चलाया जाए। कैंपेन मतलब पूरा प्रोग्राम होता है, कैंपेन वर्ड का मतलब, ठीक है। तो कब प्रोग्राम कब चलाया जाए, कैसे चलाया जाए, ये सब काम हमारा प्लानिंग का काम जो होता है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। प्लानिंग के बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे जो प्लानिंग हो गई है उसके हिसाब से उस एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करना और उसको करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएशन और एग्जीक्यूशन में ये सब चीज़ें आएंगी कि अब हमने एडवर्टीजमेंट हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ हमको पैम्पलेट बनाना है और बैनर बनवाना है, तो अब उसको क्रिएट करना, उसको बनाना, डिज़ाइन करना, प्लस अब उसको जगह जगह कहाँ कहाँ लगवाना है, ठीक है। अब एजुकेशन से रिलेटेड है तो स्कूल्स के पास, कोचिंग्स के पास, ये सब जगह लगवाना है। बाकी और कोई चीज़ से रिलेटेड है तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं प्लेस कहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो आपकी सेल्स टीम होती है उससे वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो अपने एडवर्टीजमेंट करने का तरीका बदल देते हैं, ठीक है। तो सेल्स टीम, क्योंकि सेल्स टीम एक ऐसी टीम होती है जो मार्केट में जाके लोगों को कन्विंस करती है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदिए। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती हैं वो सेल्स टीम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं कि जैसा सेल्स टीम अपना रिस्पॉन्स देती है उस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट को अपने चेंज करती रहती है, क्योंकि हर एक मार्केट का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो सेल्स वाले ज़्यादा अच्छा जानते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग वाले एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन मार्केट का जो नॉलेज है वो सेल्स टीम ही जानेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मीडिया प्लानिंग। अब मीडिया प्लानिंग में देखिए क्या है कि कौन सा एडवर्टीजमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मीडिया प्लानिंग की। तो मीडिया प्लानिंग क्या होता है कि कौन सा मीडिया यूज करेंगे, मतलब पेपर यूज करेंगे कि इंटरनेट से एडवर्टीजमेंट करना है कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट करना है। तो ये होती है मीडिया प्लानिंग। हर एक कंपनी का अलग अलग मीडिया का यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के यूज़ में आता है तो उसको हम टीवी पे दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं जो
इंटरनेट यूजर्स के लिए होता है, तो वो इंटरनेट पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये डिसाइड करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, कि कैसा आपका बजट है, कैसा आपका प्रोडक्ट है, उस हिसाब से वो एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो, आपका एडवर्टीजमेंट जो वो फ्रूटफुल हो। उसके बाद नेक्स्ट आया रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है, अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है वो रिसर्च करती है कि जो हमने एडवर्टीजमेंट किया उसे कितने लोगों ने कवर किया, मतलब उससे क्या आंसर आया, मतलब कितना सेल्स बढ़ा। अगर सेल्स बढ़ा तो ये एडवर्टीजमेंट बहुत सही है, और अगर सेल्स नहीं बढ़ा तो मतलब हमारा एडवर्टीजमेंट गलत चल रहा है, उसको हमको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, कुछ नया अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कंपनी रिसर्च भी करती है और आपको दिखाती है आउटकम कि देखिए हमारे एडवर्टीजमेंट करने से कितना सेल्स बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तब आपको लगता है कि हाँ मेरा पैसा जो है वो सही जगह पे लग रहा है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के। आज का रिवीजन का सेशन हमारा यहाँ तक ही था, ठीक है। अब कल हम लोग नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। तो देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी हमारे रिविजन्स चल रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको इसके कंटेंट्स चाहिए, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखना है, तो उसके वीडियोस उसके नीचे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिवीजन में खाली हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ठीक है। तो रिवीजन के जितने भी वीडियोस हैं वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, और उसके अलावा अगर आपको एक एक पॉइंट पे क्या लिखना है, क्या होना चाहिए, तो उसके पीपीटी आप नीचे के वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके कमर्शियल स्टडीज़ के आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और इकोनॉमिक्स का भी हम लोग ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका